Hello everyone. Today we will continue chapter 4 धातु एवं अधातु for class 8 in हिंदी मीडियम। तो ये सब हमने पढ़ लिया था इसके भौतिक गुण। आज हमें पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब धातु और अधातुओं की होती है तो क्या बनता है। जब आप आयरन में जंग लगने की घटना से तो परिचित है, जब आयरन में जंग लगता है, ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में दहन किया जाता है तो क्या बनता है। MgO2 है तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाओं को पूरा करना है। ये आयरन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनता है, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4। इसके बाद है क्रियाकलाप, हम देखेंगे आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करेंगे जो कि लोहे पर लग जाता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे। उसके बाद क्या होता है, अच्छे से हम उसे हिलाएंगे और हिलाने के बाद लाल और नीले लिटमस पत्र हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लाल और नीले लिटमस पत्र लेंगे और उसमें देखेंगे कि अम्ल और क्षार, ये जो पदार्थ बना जंग का निलंबन वाला, इसमें नीले पत्र और लाल पत्र में क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद है जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रखा जाता है, ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर को जब लंबे समय तक वायु की प्रेजेंस में, नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर क्या होता है, हल्की हरी रंग की परत जम जाती है। ठीक है, हल्की हरी रंग की जो परत होती है वो क्या होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नम वायु क्या होती है, जिसमें वाटर भी हो और ऑक्सीजन भी हो और CO2 भी हो। इन तीनों के साथ जब कॉपर की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद है जब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करना है। जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति उसकी जांच करेंगे कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, जब परीक्षण करेंगे तो क्या देखेंगे कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। जब लाल लिटमस नीला हो जाता है इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, हमारी क्षारीय, क्योंकि क्षारीय क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अच्छा, इस क्षारीय में धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करके देखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि सल्फर की कुछ चूर्णित सल्फर, मतलब सल्फर का चूर्ण, उसकी कुछ मात्रा लेंगे और उद्दोहन चम्मच में लेंगे। उद्दोहन चम्मच क्या होती है, जो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए आती है चम्मच, इसका नाम होता है उद्दोहन चम्मच। इसे लेंगे, इसमें लेंगे चूर्णित सल्फर को और इसे गर्म करेंगे। अब इसके बाद यदि उद्दोहन चम्मच ना हो तो हम क्या ले सकते हैं, बोतल के धातु का ढक्कन भी ले सकते हैं और इसके चारों तरफ एक धातु का तार लपेट सकते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है इधर। ठीक है, जैसे ही सल्फर जलना आरंभ होता है तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के ग्लास के पास ले जाते हैं। ग्लास को ढक्कन से अच्छे से ढक देते हैं ताकि वो गैस बाहर ना निकल सके। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ समय के पश्चात चम्मच को वहाँ से हटा देंगे, थोड़ा उसमें जल मिलाएंगे और ढक्कन को वापस ढकेंगे और हिला देंगे। अब उसके बाद फिर उसका परीक्षण देखेंगे कि लाल और नीले लिटमस पत्र पे कि वो लाल होता है या फिर नीला होता है। ठीक है,
सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है। क्या हुआ वो? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। पहले सल्फर को और वाटर को, सल्फर को प्लस ऑक्सीजन को लिया तो क्या हुआ? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फिर इस SO2 को दोबारा वाटर के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाएगा? H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल ये बन जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरस अम्ल जो था वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इससे क्या समझ आता है? जब नीले से लाल हो गया तो इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ठीक है, अब प्रयोगशाला, इसको छोड़ो, इसके बाद देखते हैं ये पहली रिएक्शन हमने किसके साथ की थी? सबसे फर्स्ट वाली अभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किसके साथ की थी? ऑक्सीजन के साथ, धातु और अधातुओं की। अब हम करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। जब हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम क्या देखते हैं? जो सोडियम धातु होती है वो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। वो ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, अत्यंत तीव्र, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। इसीलिए कहाँ रखा जाता है इसको? ना ही हम इसे जल के साथ रख सकते हैं और ना ही इसे वायु में खुला छोड़ सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हम इसे कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबोकर। किसको? सोडियम धातु को। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। सोडियम धातु के टुकड़े का आकार कितना होना चाहिए? गेहूं के दाने के बराबर। उसे लेंगे और 250 ml का बीकर या कांच का ग्लास लेंगे, उसमें आधा जल भरेंगे और एक छोटा सोडियम का टुकड़ा उसमें डाल देंगे। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लेंगे। अब उसे सुखा लेंगे और फिर रुई के छोटे टुकड़े में उसे लपेट देंगे। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल देंगे और उसे सावधानीपूर्वक देखेंगे। अब देखेंगे तो जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूकर देखना है। जब बीकर को छूकर देखेंगे तो क्या होगा? वो हल्का सा गर्म महसूस होगा। ठीक है, विलयन का लाल और नीला लिटमस पत्र से भी हम परीक्षण करेंगे ताकि ये पता चले कि वो अम्लीय है या क्षारीय। अब सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, जबकि कुछ अन्य धातुएं ऐसा नहीं करती। मतलब आयरन जो होता है, लोहा, वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। ठीक है, पर सोडियम क्या होती है? जल के साथ बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करता है। अब अधातु जो होते हैं वो भी जल से अभिक्रिया नहीं करते, जबकि वो वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को कहाँ रखा जाता है? जल में। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। हमने पढ़ा था सोडियम और फॉस्फोरस खुला नहीं रखना चाहिए। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारी अम्लों से अभिक्रिया, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।